चलिए, तो सबसे पहले जो है इनके समय के बारे में ध्यान रखिएगा। जो आपने वहां पे पढ़ा था अश्वघोष के संदर्भ में, अश्वघोष का क्या समय हम लोगों ने देखा? कौन बताना चाहेंगे? ये प्रथम शताब्दी 78 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या ईस्वी? ईस्वी है सर, ईस्वी है। ईस्वी भैया, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे कालिदास के बारे में भी ध्यान रखना है, इनका समय। तो अश्वघोष पहले हुए या फिर कालिदास पहले हुए? यदि इनका समय ईसा पूर्व ये प्रथम शताब्दी। कालिदास। हाँ, कालिदास। ठीक है, तो कभी भी आपको एक्यूरेट समय नहीं पूछा जाएगा, हमेशा अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। पूरे संस्कृत साहित्य में ये मतलब दुर्भाग्य कहिए या फिर क्या, इनका समय एग्जैक्ट बिल्कुल जो है नहीं पता चल पाता है। ठीक है, कई जगह तो बहुत ज्यादा अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो अधिकांश जो विद्वान जो मानते हैं, ठीक है, कालिदास के संदर्भ में इनका जो समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। तो समय याद रखेंगे। बहुत सारे इनके उपनाम, जैसे आप लोग के बहुत सारे निकनेम होते हैं ना, अलग अलग विशेषताओं के आधार पे, वैसा ही इन्हें भी जो है अलग अलग आचार्यों के द्वारा या इनके रचनाओं के आधार पे, ठीक है, तो इनका जो है नाम अलग अलग दिया गया, उपनाम दिया गया है। उन्हीं में से जो है आप लोग को बहुत सारे पता भी होगा और शब्दों से आप परिचित भी होंगे पहले से भी। जिनमें से कोई बताना चाहेंगे उपनाम क्या क्या है इनके? हम्म। सर वो तो पीडीएफ में शो हो रहा है सर पूरा। दीपशिखा कालिदासस्य, दीपशिखा कालिदासस्य, हाँ, और कविता कामिनी, हम्म कविता कामिनी, हम्म उपमा सम्राट, हम्म कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु कालिदास। हम्म चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसा कि अभी आपने बताया सारा चीज है, तो आपको जो है सारे जितने भी उपनाम है, जैसा कि आपने अश्वघोष के संदर्भ में याद किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीप शिखा या कवि कुल गुरु या उपमा सम्राट या कविता कामने कांत, ठीक है, या कविता कामने विलास, ठीक है, दोनों इनके लिए ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कविता कामने कांत ध्यान से देखिए, मैं पूछूंगा। ठीक है, लघुकार, ये सभी जो है इन्हीं के जो है विशेषण है या उपनाम है, ठीक है, या उपमा दी गई है। ठीक है, इनके ही नाम ये जो है कहेंगे। इनकी एक वाइफ थी। ठीक है, इन वाइफ का नाम जो है जनरली नेट जैप में नहीं पूछा गया, लेकिन किसी अदर किसी सामान्य एग्जाम देंगे नेट जैप के अलावा, जैसे डी प्लस पी दो या फिर टीजीटी या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कहीं भी आप दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, विद्योत्तमा। और इनके जब जीवन में इनकी पत्नी उनके पत्नी इनके इनकी वजह से जो है कालिदास कालिदास कहलाए। बहुत सारी इनके पीछे कहानी भी है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके पीछे की कहानी क्या है, कैसे कालिदास कालिदास बने। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कहानी पता होगा। जन्म स्थान के बारे में बहुत ज्यादा संदेह है। बहुत सारे आचार्य इनको महाराष्ट्र के भी मानते हैं, बंगाल के भी, कश्मीर के भी, उज्जैन के। इसके अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग लॉजिक दिए गए हैं, लेकिन कोई भी ये स्पष्ट रूप से कोई सिद्ध नहीं कर पाए कि ये उज्जैन के ही हैं या फिर कश्मीर के। अलग अलग आचार्यों का जो है मत जो है इनके जन्म स्थान से लेकर जो है अलग अलग जो है माना गया। तो आप ये जन्म स्थान तो कभी नेट में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पूछा भी नहीं गया है। इनके रचनाएं और इनका कालक्रम वगैरह या उपमाएं वगैरह पूछा गया। और किस राजा के ये नौ रत्नों में से शामिल थे? ठीक है, तो विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य जैसे कि अश्वघोष के संदर्भ में पढ़ा था, अश्वघोष किस राजा के शासन काल में उनके दरबारी कवि हुआ करते थे? कौन बताएंगे? भैया आज क्या पढ़ा रहे हैं आप? नॉट कनिष्क। आज आज हम लोग रघुवंशम और कालिदास। जी भैया। हाँ, ग्रुप में हम लोग ने देखा ये होगा। और ये बाई कास्ट जो है ब्राह्मण कास्ट के थे। ठीक है, यानी अभी तक हम लोगों ने समय देखा और इनके उपनाम वगैरह क्या है वो देखा, पत्नी का नाम देखा, जन्म स्थान, आश्रयदाता और जाति। ठीक है, ध्यान हो गया? आगे बढ़े, देख लो अच्छे से पीडीएफ, मैं पूछूंगा मैं, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीजें है नहीं। मेन आपको जो है जब हम लोग रघुवंशम स्टार्ट करेंगे वहां से आपको विशेष रूप से
ध्यान रखना है। ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, ये तो उसमें कुछ खास समझाने वाली चीजें नहीं, फैक्ट चीज है। चलो आगे, याद हो गया सबको? हाँ ना, बोल सकते हैं, अभी तक तो जी इस पर भैया। टैक्स नहीं जी लगा भैया है। हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। यस भैया। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी कि अश्वघोष जी किस राजा के शासन काल के या किस राजा के समकालीन थे? सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क। हाँ, तो ऐसे दोनों दृष्टिकोण से याद रखना है। वैसे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हर हर कवि के बारे में, किसके शासन काल में थे, किसके समकालीन थे, किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, उनके क्या उपनाम थे, उनका समय क्या था, ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से याद रखोगे ना, तो वैसे आपको चीजें जो है याद रहेगी। ठीक है ना? चलिए, इनकी जो रीति है, जो शैली है, वैदर्भी रीति है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वैदर्भी रीति क्या होता है, गुण क्या होता है। साहित्य दर्पण में भी पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीति जो है वैदर्भी रीति गुण प्रसाद है। शिव के उपासक, कालिदास एक चीज आप लोग जो है, ठीक है, ये उपासक जो है शिव जी के हैं, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। ठीक है, कि मेनली जो इनके ग्रंथों में देखोगे तो शिव जी से संबंधित बहुत सारे मंगलाचरण जो शुरुआत के ग्रंथों में शुरुआत के सर्गों में देखोगे ना, मंगलाचरण के संदर्भ में, तो शिव जी की बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं। इस आधार पे जो है उनके जो इसके उपासक है, किस देवता के, तो शिव जी के उपासक। प्रिय छंद और प्रिय इनको अलंकार। हाँ, बोलो बोलो। इनको काली के भी उपासक बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि बोल इनको सकते हैं इनका नाम ये, भी कालिदास पड़ा है। हाँ, ये इनको जो विद्या प्राप्त हुआ था ना, तो माता काली के कारण, ठीक है, इसलिए इनका नाम कालिदास भी पड़ा है। ठीक है, मेरे उपासक जो शुरुआत में जो यानी विद्या प्राप्त होने से पहले, जैसे वो कालिदास कालिदास क्यों हुए, ठीक है, इसकी कहानी आप पता होगा आप सभी को। तो उपासक शिव जी के हैं, लेकिन विद्या प्राप्ति के लिए जो है किस देवता देवी की उन्होंने प्रार्थना किया था या तपस्या किया था, माता काली का। ठीक है, इसलिए इनका नाम एक कालिदास भी पड़ा, काली के जो दास हैं। ठीक, प्रिय छंद और प्रिय अलंकार की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपके उपजाति और अनुष्टुप, ठीक है, दोनों छंद में उन्होंने लिखा है। और अलंकार जो बहुत ही फेमस, इनके जैसा कोई रहा ही नहीं है अभी तक, उपमा सम्राट इनको कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो है उपमाओं का प्रयोग कालिदास जी के द्वारा किया गया। और इनके प्रिय रस की बात करें, 9 रसों में से, तो सबसे ज्यादा जो है इनका जो प्रिय रस है, श्रृंगार रस है। तो ये जो है इनके सामान्य इंट्रोडक्शन है। यानी अभी तक हमने समय देखा, उपनाम देखा, उनकी पत्नी का नाम विशेष क्या है, जन्म स्थान विशेष क्या है, और किस राजा के दरबारी कवि थे और जाति से क्या थे। फिर हमने रीति गुण, उपासक देवता के विषय में देखा, छंद अलंकार और रस। ठीक है, ये इनका सामान्य परिचय। इसके बाद इन्होंने जो है काल क्रम के हिसाब से सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की और सबसे अंतिम रचना कौन सी है, कौन सी रचना जो है, प्रथम नाटक कौन सा है, अंतिम नाटक कौन सा है, ऐसे जो है हर तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, कौन बताना चाहेंगे प्रथम रचना कौन सी कालिदास की? भैया ऋतु ऋतु संहार। संहार सॉरी कौन सा? ऋतु संहार। ऋतु संहार ऋतु ऋतु संहार। संहार। वो क्या है, काव्य है या फिर नाटक है, क्या है? गीति काव्य। गीतिका। खंड काव्य। हाँ, गीति काव्य या खंड काव्य एक ही नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पहला जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, ठीक है, वो ऋतु संहार है। और जिसे खंड काव्य या गीति काव्य दोनों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतिम जो उनकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम नाटक कह लो, ठीक है, अंतिम नाटक प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अंतिम नाटक पूछा जा रहा हो या फिर अंतिम रचना पूछा जा रहा हो, कालक्रम के हिसाब से ये होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऋतु संहार सबसे पहले उन्होंने लिखा, अंतिम भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। भैया आपकी आवाज क्लियर भैया नहीं आ आपकी रही। वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। तो
वेट करना, थोड़ा मैं देख रहा हूँ, शायद इधर ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आ गया है। अब आपकी आवाज मेरी साफ आवाज आ आ रही रही है है? सर। आ रही जी है आ आवाज? रही है आ रही है जी। सर आवाज तो साफ आ रही है अभी। हेलो, हाँ भैया। आ रही है अब? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। हाँ भैया अब सही आ रही है बस। ठीक, ओके। तो चलो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या ठीक है जी। डिस्कशन किया। भैया रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हेलो, भैया रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ऑन है। जी। चलो अभी तक हम लोगों ने देखा था, मुझे दो दो आवाज सुनाई दे रही है, एक मिनट। अब आ रही है सही से आवाज? हाँ जी हाँ भैया। भैया अब सही जी आ रही है। भैया। जी भैया। ऑनलाइन क्लास में कभी कभी जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। चलो अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि कालिदास ने जो है सबसे पहले कौन सी ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जो है हमने अभी तक देखा कि सबसे उनकी पहली जो रचना है, वीडियो ऑन है? ठीक। हाँ जी भैया। हाँ, तो कालिदास की जो पहली रचना है, जो सबसे पहले उन्होंने जो है लिखा, ठीक है, तो ऋतु संहार है। तो 6 ऋतुओं का वर्णन है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस आप ये देख लीजिए, इनके नामकरण देख लीजिए। ठीक है, ये जो है खंड काव्य या गीति काव्य, पहली रचना पूछे या पहला गीति काव्य पूछे या खंड काव्य पूछे, आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऋतु संहार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम रचना। उसके बाद जो है उन्होंने ऋतु संहार के बाद कुमार संभवम, जो आपने पढ़ा होगा, बैचलर्स के टाइम पे भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो महाकाव्य है, यानी प्रथम महाकाव्य कहा जाए तो कुमार संभव, या दूसरा जो रचना है, यानी ऋतु संहार के बाद जो दूसरी उनकी रचना मानी जाती है वो कुमार संभव, जो महाकाव्य की विधा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो तीसरा ग्रंथ लिखा, या फिर प्रथम नाटक, तीसरा ग्रंथ या प्रथम नाटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ लिखा। नहीं, पहले उन्होंने खंड काव्य या गीति काव्य से आरंभ किया, फिर महाकाव्य लिखा, फिर नाटक लिखा। उसके बाद जो है एक त्रोटक, त्रोटक किसका पाठ है? कौन बताना चाहेंगे? यदि आपने साहित्य दर्पण पढ़ा होगा। ऊपर भैया रूपक के भाग है सर, नाटक का भैया नाटक के 10 रूपक होते हैं, उनका एक पार्ट है ये। अच्छा, हाँ विशाल, क्या कह ऊपर रहे थे? रूपक का पार्ट है सर, ऊपर रूपक का। उपरूपक के या रूपक के? भैया हाँ, भैया ये जो नाटक होता है ना, वास्तव एक्चुअली बात यह है कि नाटक रूपक का एक पार्ट है। सामान्यतः रूपकों को भी नाटक कह दिया जाता है, लेकिन रूपक और नाटक में अंतर है। हाँ, रूपक के पार्ट होते हैं 10, उसमें से ये पहला होता है पार्ट नाटक, और उसी में से एक है त्रोटक। अच्छा, नाटक का भी एक पाठ होता है या फिर उपरूपक का पाठ है एक त्रोटक? भैया उपरूपक का पार्ट, उपरूपक का ऊपर ऊपर होता तो है, लेकिन उपरूपक का पार्ट मेरे ख्याल से त्रोटक नहीं है। अच्छा, जो है, ठीक है, दृश्य काव्य के जो दो भाग हमने देखा था, रूपक और उपरूपक। ठीक है, उपरूपक जी 10-18 उपरूपक होते हैं, तो त्रोटक किसका पाठ है? रूपक का है? रूपक में जो आता है ना नाटक इत्यादि करके 10, किसका पाठ होना चाहिए? ऊपर रूपक का है ये। हाँ, ठीक है, तो उसका त्रोटक जो है, भाड़ जो हाँ वो बोलो आते बोलो, हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो त्रोटक जो है, प्रथम त्रोटक जो है विक्रमा उर्वशी है, जो आपने पढ़ा भी होगा कहीं न किसी संदर्भ में। ये जो है पहला त्रोटक या फिर चौथी जो रचना मानी जाती है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे आचार्यों का मत है कि इन्होंने कालिदास जी के नाम से टोटल 41 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 7 ही ऐसे ग्रंथ है जो
कालिदास जी ने लिखा है प्रामाणिक रूप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पांचवा अर्थात दूसरा जो खंड काव्य है या गीति काव्य मेघदूत, ये आपने तो पढ़ा ही होगा मास्टर्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुआ है। मेघदूत जो है खंड काव्य या गीति काव्य, दूसरा गीति काव्य या खंड काव्य या पांचवी रचना मानी जाती है। और रघुवंशम जो हमें पढ़ना है अभी, ये दूसरा महाकाव्य और छठी इनकी रचना है कालक्रम के हिसाब से, ठीक है। और अंतिम जो रचना है या फिर दूसरा जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यानी इसमें से जो छठा और सातवां वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको इस बार के सिलेबस में जो चेंज हुआ था जो जनवरी 2019 में, ठीक है, इससे पहले आपको कुमार संभव भी पढ़ना होता था, मेघदूत भी पढ़ना होता था, रघुवंशम भी पढ़ना होता था और विज्ञान भी। अब क्या हो गया, रघुवंशम हट गया है और मेघदूत भी हट गया, काफी लोड कम हो गया, तो आपको कुमार संभव पढ़ना पड़ता था, मेघदूत भी पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तब मुख्य रूप से हम लोग जो है इसमें हमने क्या क्या देखा, प्रथम रचना कौन सी है, अंतिम रचना कौन सी है, उसके बाद जो है कितने नाटक उन्होंने लिखे, कितने महाकाव्य लिखे, कितने उन्होंने त्रोटक लिखे, कितने जो है नाटक लिखे, ठीक है, कितने खंड काव्य या गीति काव्य लिखे, ये देख लो चीजों को अच्छे से, मैं अभी पूछूंगा सभी से। देख लिया? जी भैया। चलो संगीत, अब बताओ फिर अंतिम रचना कौन सी है उनकी? अंतिम रचना भैया उन्होंने अभिज्ञान बोली शकुंतलम। नहीं, अच्छा, हाँ 7वें नंबर की है वो, अभिज्ञान शाकुंतलम थी। चलो तो ऐसा दीपिका मुझे बताइए कि दो खंड काव्य या गीति काव्य कौन कौन से हैं? भैया एक मेघदूत है और एक ऋतु संहार है। उन दोनों में पहले कौन ऋतु आएगा? संहार और मेघदूत। ऋतु संहार भैया पहले। पहले ऋतु संहार। पहले ऋतु संहार था भैया, हाँ, फिर तो इसमें मेघदूत। कालक्रम से ध्यान रखना कि पहले कौन सा है ग्रंथ, है ना, क्योंकि आपको अब ग्रंथ हो या फिर उनके राइटर हो, आपको कालक्रम से अरेंज करने के लिए देता ही देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दो महाकाव्य कौन कौन सा है नेहा? एक और एक महाकाव्य सर कुमार संभव और रघुवंश। बहुत बढ़िया। प्रियंका बताइए एक त्रोटक कौन सा है? जी हाँ, त्रोटक अभी पढ़ा था हमने, विक्रम और उर्वशी। हाँ, विक्रम और उर्वशी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको जो है प्रथम रचना से लेकर अंतिम रचना तक याद रखना है, नाटक याद रखना है, महाकाव्य याद रखना, खंड काव्य भी याद रखना, त्रोटक भी याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है इन सातों ग्रंथों में से जिसके कारण उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसकी सर्वाधिक प्रशंसा की थी जर्मन विद्वान गेटे ने। बहुत बढ़िया। और इसी के आधार पर उन्हें शेक्सपियर उन्हें जो है शेक्सपियर कहा जाता इंडिया है। का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इंडिया का अब कुछ शेक्सपियर। चीजें आप लोग पहले से ही सब कौन का सर? क्या 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 सर्वाधिक प्रशंसा की? आगे उनका नाम आएगा, आपको मिलेगा अभी, गेटे गेटे साहब आएंगे आपको। चलिए देखिए यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ, जो कुछ हम लोग जानते हैं, जितना आपको जरूरत है वो सब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें लिखा गया है। इसमें आपको यहाँ पे जर्मनी का भी गेटे साहब पूरा इसमें वर्णन है, जितना कर लोगे तो काफी है इतना। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है किस देवता के द्वारा जो है इनको विद्या प्राप्त हुई थी, जब वो अपनी पत्नी से तिरस्कार, उनको जो है बहुत अपमानित होने के बाद जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर तपस्या इत्यादि करके माँ काली को प्रसन्न करके को विद्या प्राप्त होती है। कहानी आपको पता होगा क्या क्या उनके साथ होता है, कैसे उनकी शादी होती है, ठीक है। तो विद्या प्राप्त करने के बाद जो है घर पे जो है आते हैं, जैसे आज के टाइम पे आप डोर बेल बजाते हो ना, उसी प्रकार से वो दरवाजे पर लॉक करते हैं और जो पहला शब्द वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएंगे? भैया अनवरतम पटागम द्वार देहि। क्या मतलब? जल्दी कि से दरवाजा खोलो। खोलो। दरवाजा। तो इसके बदले में क्या बोलती है उनकी पत्नी? है अस्थि कशित वाग विशेष। आज के लगता है कोई विद्वान है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो कोटेशन ध्यान रखिएगा, जब भी आप मास्टर्स के दौरान किसी कंपटीशन में जाते हो ना, या जाओगे, अभी कुछ महीनों बाकी हैं मास्टर्स के, जो लास्ट सेमेस्टर वाले हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स में,
ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या कहा गया वो कोटेशन ध्यान रखिएगा। उनकी पत्नी उस जवाब में क्या कहती है, अस्ति कश्चित वाग विशेष, यानी लगता है दरवाजे पे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, ठीक है, बहुत ज्यादा जिनकी वाणी विशेष है ऐसा लगता है। अब ये जब 3 शब्द कालिदास जी सुनते हैं ना, तो मात्र 3 शब्द से ही उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना कर देते हैं। आज के टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड बोल दे या कोई उसकी वाइफ बोल दे ऐसी कोई बात, दिल पे ले लेंगे और कुछ करेंगे नहीं। कालिदास जी ने जो है 3 ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, ठीक है। ऐसा देखिए कितने विशेष है ये कालिदास जी कि 3 शब्दों को जो है आधार बनाकर तीनों को जो है अलग अलग ग्रंथ की श्रेणी में उन्होंने लाके खड़ा किया। चलिए, अस्थि से कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा? कुमार संभव। कुमार संभव। कुमार संभव। कश्चित से मेघदूत। मेघदूत। वाग विशेष से? रघुवंशम। चलिए, आप लोग समझदार हैं, कालिदास जी के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, तो मुझे लगता है इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कालिदास सर, कालिदास मेरा फेवरेट है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये चीजें आप लोगों को पता है। अस्थि शब्द से जो है उन्होंने जो उनकी पत्नी ने जो कहा, उनको 3 शब्द को आधार बना के 3 अलग अलग ग्रंथ की रचना करते हैं। अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूत, वाग से रघुवंशम। यानी जितने भी सबका जो मंगलाचरण है, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, सबका जो शुरुआत है इन्हीं 3 शब्दों का है। अस्थि से जो है कुमार संभव, जो आपने पढ़ा भी होगा बैचलर्स में, मेघदूत भी पढ़ा होगा जो मंगलाचरण है, ठीक है। कश्चित और रघुवंशम से जो आप पढ़ेंगे अभी, तो 3 शब्दों को आधार बनाकर उनको जो पहला जो अक्षर है, ठीक है, पहला जो शब्द है, इसी को आधार बनाकर अपने तीनों ग्रंथों में जो है उनका मंगलाचरण इन्हीं शब्दों से आरंभ होता है। ये क्लियर है यहाँ तक? यानी अभी तक हमने इनका समय से लेकर इनके जो रीति गुण छंद अलंकार इत्यादि देखकर फिर हमने अभी तक इनकी कौन कौन से ग्रंथ है और कैसे उन्होंने उनकी जो है जब विद्या प्राप्ति के बाद जब घर वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं, फिर उनकी एवरेज में उनकी पत्नी क्या बोलती हैं, और उन पत्नी के द्वारा सुने हुए शब्दों को सुनकर 3 प्रकार के ग्रंथों को रचना करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी भैया। अब जो है कुछ बहुत सारे तो आपने इनका नाम सुना होगा कि इस राजा के जो है शासन काल में, ठीक है, वो एक दरबारी थे, एक नवरत्न थे, एक कवि थे। नवरत्न यानी नवरत्न का मतलब 9 विशेष लोग रहते थे, उनमें से कालिदास जी भी एक थे। चलिए, इस कोटेशन को देख के बताइए कौन कौन सा नवरत्न है इसमें विक्रमादित्य राजा के शासन काल में? नवरत्न कौन कौन? भैया मैं बताऊं? धन्वंतरी और शपड़ंग, अमर सिंह, और शंकु वेताल भट्ट और घटकर पर और वराहमिर और वरुचि। आप देख रहे हो, ठीक है। विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, बस इसके शासन काल के 9 रत्नों में से एक थे तो कालिदास, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि इसमें ज्यादा मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को तो और पता है इसके बारे में। अब यहाँ से कुछ उनके बारे में कुछ प्रशंसा युक्त जो है प्रशस्तियां जो है उनके बारे में जो कहा जाता है लोगों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों के द्वारा या अलग अलग आलोचकों के द्वारा उनके बारे में, ठीक है। जैसे आपके बारे में भी आपके दोस्त लोग, आपके टीचर लोग आपके विशेषताओं को देखकर आपको निक नेम भी देते होंगे या आपके बारे में कुछ कहते होंगे। तो पहले की ये परंपरा रही है कि जो भी लेखक, कवि इत्यादि हुए हैं, उनकी रचनाओं को देखकर, उनकी जो विशेषताओं को देखकर उनको एक अलग अलग जो है एक उपमा के तौर पे या उनकी प्रशस्ति का मतलब आदर सम्मान या उनकी प्रशंसा के तौर पे उनके बारे में कहा जाता था। तो जिसमें से ये लक्षण जो है आप याद रखेंगे कि ये कोटेशन किसके विषय में कहा जाता है? वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो शिष्यते। क्या मतलब इसका? वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास विशेष थे। बहुत सुंदर, ठीक है। अब वैदर्भी रीति का लक्षण यहाँ भी देख लो और साहित्य दर्पण में पढ़ेंगे ही आगे। यानी वैदर्भी रीति क्या होता है, इसके शब्द बहुत ही। भैया ये लक्षण आपने किस ग्रंथ से लिया है? कौन सा वाला? ये वाला जी, कालिदास के विषय में जो कहा जा रहा है। बहुत सारे नहीं, जो ये वाला जो लक्षण है, माधुर्य व्यंजक वर्णी रचना ललात्मिका। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? ये रघुवंशम में से है। रघुवंशम में ये नीचे वाली कोटेशन मेघदूत। मेघदूत
अरे मेघदूत। नहीं तो अरे ये देखो ध्यान से, इस ग्रंथ में आपको मिलेगा, तो याद आ रहा है? अभिज्ञान सर शकुंतलम। साहित्य दर्पण जब आप पढ़ोगे काव्य प्रकाश या साहित्य दर्पण, उसमें जो है आपको वैदर्भी रीति का लक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये काव्य प्रकाश से है कि साहित्य दर्पण से है? साहित्य दर्पण में है ये। ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक देखा मैंने साहित्य दर्पण, थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे भैया। वैदर्भी रीति के बारे में कि कैसे पता चलेगा कि उसमें वैदर्भी रीति है। ठीक है, तो उनके जो शब्द होंगे, ठीक है, लक्षण यहाँ पे भी है, यहाँ भी पढ़ोगे, आगे साहित्य दर्पण पढ़ेंगे वहां पे भी, जिसके बहुत ही छोटे छोटे अल्प समास शब्द का प्रयोग किया गया हो, या फिर बिल्कुल भी समास युक्त पदों का ना होना। ठीक है, उनकी रचनाएं बहुत ही मधुर और ललित युक्त हो, यानी इजली आप पढ़ पाए, समझ पाए, बाणभट्ट की तरह नहीं जो आप लंबे लंबे समासों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं को, जैसे कादम्बरी में कितने लंबे लंबे समास युक्त पद हैं। ठीक है, तो वैदर्भी रीति की पहचान है कि बहुत ही छोटे छोटे शब्द होंगे, माधुर्य युक्त शब्द होंगे, इजिली आप उसे पढ़ पाएंगे। समाज का वहां पे बहुत ही अभाव होता है, यदि समाज होता भी है बहुत ही अल्प मात्रा में। ठीक है, जैसे आप रघुवंशम पढ़ेंगे, बहुत ही इजिली आप उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा समास युक्त पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, ये कोटेशन ध्यान रखना है। ठीक है, कालिदास के संदर्भ में क्या प्रशस्तियां हैं, क्या प्रशंसा युक्त बातें कही गई हैं, उनमें से पहला ये है। ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ विशेष जो है मैंने यहाँ पे जो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी एक प्रशस्ति ही है। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे इसमें भी, जब आप अभिलेख वाला पार्ट है ना, उसमें भी आपको प्रशस्ति इत्यादि से संबंधित कुछ चीजें पढ़नी है। ये इसके विषय में कोई कुछ बताएंगे, क्या कहना चाहते हैं ये प्रशस्ति? कालिदास के विषय में क्या कहा जा रहा बताओ। बोला कि पूरा कवि नाम पहले की कवियों में से कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठ कवि कालिदास यद्यपि अब तक अभी तक अतुलनीय है, ऐसा ना टाइप। चलो बहुत बढ़िया। चलो आप लोग जब भी काउंट करते हो हाथ पे, कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, 1 राम 1 2 3 ऐसे करते हो, यानी कनिष्ठ उंगली से शुरुआत करते हो कि नहीं करते हो? हाँ जी भैया। करते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो ना, शुरुआत कनिष्ठ उंगली से करते हो। ठीक है, तो वही इसके बारे में कहा जाए, इनके कालिदास जी के बारे में, कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठा अधिष्ठित कालिदासा। यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सबसे प्राचीन कवियों में से जो है सबसे महत्वपूर्ण कवि का नाम या सर्वश्रेष्ठ कवियों का नाम अगर कोई लेना चाहता है, तो शुरुआत वो कालिदास से ही करते हैं। तो वो सोचते हैं कि कालिदास के बाद, यानी कनिष्ठ उंगली पे कालिदास जी का नाम, यानी कभी भी गणना का शुभारंभ जो हम लोग कनिष्ठ उंगली से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं ना। तो ये यहाँ पे कोटेशन में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उनकी कनिष्ठ उंगली पे कालिदास जी का वर्णन किया जाता है, नाम दिया जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि कालिदास जी के बराबर यदि आप आज भी जो है उनके समान अतुलनीय, ठीक, उनके समान कोई दूसरा कवि आज तक नहीं आ पाया। इस वजह से कनिष्ठ के बाद जो दूसरी जो उंगली है, ये वाला जो आप अन्य शिक्षा में पढ़ेंगे भी पांचों के बारे में, अनामिका, यानी कोई दूसरा नाम उनके समान नहीं आ पाया। इस वजह से कनिष्ठ उंगली के बाद जो दूसरा उंगली है उसका नाम अनामिका इनके नाम पे ही पड़ा। ठीक है, ऐसे जो है लोग ऐसा कहते हैं। यानी कालिदास के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं पाया, जिसके कारण दूसरी उंगली का नाम क्या पड़ा, अनामिका। कोई दूसरा नाम आ ही नहीं पाया, यानी उनके समान कोई दूसरा कवि हो ही नहीं पाया, जिस कारण से अनामिका नामक जो उंगली है दूसरा नाम सार्थक हो पाता है। ऐसे जो है लोग अपने तरफ से जो इसका निर्वचन करते हैं। तो मेनली जो है आपको ये कोटेशन पर ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अभी पूछा नहीं है इस तरह के, लेकिन बस थोड़ा सा ये नॉलेज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे, यदि आपने कालिदास पे रिसर्च किया हो या रिसर्च पेपर लिखा हो, या फिर आपका जो है आप उस पर करना चाहते हो, तो उनकी बेसिक चीजें आपके लिए ये यहाँ पे काम है। ठीक है, या फिर इंटरव्यू वगैरह में जाओगे ना इस तरह के। ठीक है, अनामिका उंगली क्यों यहाँ पे है, फिर कनिष्ठ उंगली क्यों है, उस तरह से क्लियर है ये चीज? तो फिर हम इसको मतलब उपनाम में रख सकते हैं, कनिष्ठ अधिष्ठान? नहीं, उपनाम में तो नहीं रख सकते।
प्रशस्ति के रूप में कह सकते हैं कि आज तक जो है उनके समान कोई दूसरा जो है जन्म नहीं हुआ या फिर कोई दूसरा कभी हुआ नहीं, जिस वजह से कनिष्ठ उंगली से दूसरा, जैसे हम लोग आगे बढ़ते तो दूसरे कवि का नाम लेने के लिए कोई दूसरा कवि उनके सामने हुआ ही नहीं, इस वजह से दूसरे उंगली का नाम अनामिका। ऐसा लगता है कि दूसरा नाम अभी तक उत्पन्न ही नहीं हो पाया। तो अनामिका शब्द को देखोगे तो क्या मतलब निकलता है, अनाम, यानी कोई दूसरा नाम हो ही नहीं पाए, अर्थात कालिदास जी के अलावा कोई दूसरा कवि उनके समान नहीं बन पाया। इसलिए जो है ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्ठ के बाद जो दूसरी जो उंगली है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में अनामिका नामक नाम सार्थक प्रतीत होता है। विशेष रूप से जो फर्स्ट कोटेशन ध्यान रखिएगा, कालिदास के संदर्भ में कनिष्ठ उंगली के संदर्भ में कहा गया। उसके बाद जो है बाणभट्ट जी भी जो है कालिदास के विषय में जो है कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं देखिए आप। हाँ चलिए विशाल पढ़ो इसे। जी भैया। निर्गतासूनावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधु रसान्द्रासु मंजरी ऋषभ जायते। क्या मतलब हो सकता है, बताओ विशाल। भाई यहाँ पे आम मंजरी का अर्थ तो यह है कि मतलब कि आम का रस, जिस तरह से आम फलों का राजा होता है ना, और उसका रस सबको अच्छा लगता है, उसी तरह से जो कालिदास की सूक्तियां हैं, जैसे वागड़ संप्रत्यय, यहाँ पे कालिदास जी ने बताया क्या कि यहाँ पे शब्द और अर्थ की नित्यता को माना है कालिदास ने। तो इस तरह से उनकी सूक्तियों को किसको आनंद नहीं मिलता, मतलब जो दुखी से दुखी हृदय होगा ना, उसका भी मन जो है आनंद से भर जाएगा। बात यह है काव्य शास्त्र में आनंद को भी रसी कहा गया है। चलो बहुत बढ़िया, यानी ये जो है मान लीजिए कोटेशन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ये जो कोटेशन किस कवि के संदर्भ में कहा जा रहा है, किस कवि की जो है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछ दिया जाए, ठीक है, कालिदास शब्द ना दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए, तो आप इस तरह से कर लेना, ठीक है। ये कालिदास जी के विषय में, या फिर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट ने कालिदास जी के बारे में क्या कहा है, तो कोटेशन ये वाला वहाँ पे आपको यूजफुल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रशस्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उनको। यदि आप संस्कृत में कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्द है, कुछ ऐसा विशेष शब्द भी नहीं है। हिंदी में आप नीचे देख सकते हो, जैसा कि विशाल ने बताया। तो विशाल, आपको सबसे अच्छी कौन से ग्रंथ लगता है कालिदास जी के, कौन सा ग्रंथ आपको अभी तक लगा है? मैं कालिदास जी के बारे में का ग्रंथ अभी पूरा तो खैर मैंने कोई सा भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ अभिज्ञान शकुंतलम मुझे सबसे अच्छा लगा। लग ही रहा था मुझे। चलो ये भी एक सोडल आचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने रघुवंश कालिदास जी के बारे में एक और उन्होंने जो है प्रशस्ति कहा है। डिम्पल, डिम्पल पढ़ो इसे। जी भैया। पढ़ो इसे। ख्यातः कृतिसु अपि च कालिदासः शुद्धा स्वादुमती च यस्य वाणीमिषा चण्डमरीच गोत्र सिंधो पारं वाप कीर्तिः। क्या मतलब है? ये तो नहीं बताओ और बताना चाहेंगे इसका धन्य हमें कभी भैया मैं बताऊं? हाँ संगीता बता। जी भैया, इसमें ना ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कालिदास जी की जो वाणी थी, उनकी जो लिखी हुई कीर्तियां हैं, तो उनमें कोई दोष अभी तक नहीं है, वैसे ही कालिदास में भी कोई दोष या त्रुटि नहीं थी। और जैसे कि उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो अपने देश से अलग मतलब बाहर विदेशों तक भी उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरीके से ही रघुवंशम जो है, वो भी उन्होंने रघुवंशम राम जी के वर्णन इतना सुंदर किया कि वो समुद्र पार भी मतलब और मतलब पूरे विश्व में एक तरीके से फैल गए जो उनकी रचनाएं हैं, उतनी प्रसिद्धि मिली। बहुत बढ़िया, यानी कालिदास जी के द्वारा जो भी कृतियां लिखी गई हैं, ठीक है, या उन्होंने जो भी कुछ कहा है, ठीक है, तो उनकी जो कृति है वो बिल्कुल उनकी रचनाओं के समान ही है, ठीक है, बिल्कुल उसमें जो है शुद्ध है, धर्म पवित्र है, किसी प्रकार कोई मिलावट नहीं है, सुधा स्वादु है, यानी अमृत के समान, सुधा अमृत को कहते हैं, ठीक है, स्वादु है, अमृत मधुर है, ठीक है। उस कवि की जो वाणी है
इस प्रकार की है, अर्थात बिल्कुल उनकी रचनाओं को देखकर उनकी जो है प्रतीति होती है कि उनकी वाणी भी वैसी ही है। ठीक है, यानी वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने लेखन शक्ति के द्वारा जो है उन्होंने जो है सूर्यवंश का वर्णन यानी रघुवंशम का वर्णन, अधिकांश कुंडलम का वर्णन, अनेक प्रकार की ग्रंथों को रचना करके, ठीक है, अपनी कृति को जो है गात्र सिंधु अर्थात समुद्र तक पार पहुंचाए, अर्थात संपूर्ण विश्व में जो है अपनी ख्याति को प्रसिद्ध किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, और यही उनका कृति रहा। ठीक है, तो ये जो कोटेशन जो है कालिदास के संदर्भ में कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे आप लगभग 9 कोटेशन कम से कम याद रखिएगा, अभी 5 हो गए हैं। आज आप लोगों को पेपर 1 है क्या? जी भैया है, आज मंडे है ना। जी भैया। 8 विषय ना जी, कोई बात नहीं, आज सिर्फ कालिदास जी के बारे में पढ़ लो, तो बहुत ज्यादा भी तो कोई नहीं, कल से हम लोग इसे देखो यहाँ पे। अगला जो है मलिनाथ, चलो इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, आपको कहना जो साहित्य के बच्चे जी भैया। उनको तो कई बार इनसे पाला भी पड़ा होगा। चलो बताओ। इन्होंने जो कालिदास की ग्रंथ पे टीकाएं लिखी हैं। बहुत बढ़िया। आरती बताओ उन्होंने क्या कहा है मलिनाथ साहब ने? हाँ आरती, ट्रेन में हो क्या? चलो कौन पढ़ेंगे? हाँ भूमि, आपकी आवाज नहीं आ रही भूमि सही से। चलो मोनिका पकड़ से। जी भैया सर। मैं हाँ बोलो। कालिदास नाम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्ये तु मादृशः। क्या मतलब? सर इसमें है कि कालिदास की वाणी को आज तक 3 व्यक्तियों ने ही समझा है। अच्छा कौन कौन? एक तो ब्रह्मा ने। हाँ हंस क्यों रहे हो मोनिका, क्या हुआ? ब्रह्मा, सरस्वती और कालिदास स्वयं। हाँ यहाँ पे जो है कालिदास विराम के नीचे वो दे रखा था ना। क्या 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 बोलो मोनिका, क्या कह रहे हो? चलो बहुत सिंपल इसकी हिंदी है, यानी कालिदास की वाणी को, गिराम शब्द जो है वाणी को कहते हैं, यानी उनके जो कहना चाहते हैं इस अर्थ को सिर्फ इन्हीं लोग, यानी उनके वाणी के महत्व को, यानी उनके वाणी के द्वारा या उनके शब्द के अर्थ को सिर्फ 3 ही लोगों ने जो है समझा। एक तो स्वयं कालिदास जी ने, एक ब्रह्मा ने, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा, और तीसरा सरस्वती माता ने। ठीक है, विदु न अन्य तु मादृशा, उनके समान कोई तीसरा या चौथा, सॉरी कोई चौथा आदमी जो है, ठीक है, यानी कोई अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे मलिनाथ जो है अपने संदर्भ में कहते हैं कि मैं भी जो है उनके समान जो है बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी उनकी कही हुई बातों को सही सही समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी असमर्थ हूँ। ये कोटेशन जो है मलिनाथ ने जो है कहा है। अब ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कोटेशन किसने कहा है, तो मलिनाथ ने कहा है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारवी के संदर्भ में पूछा गया है ये कोटेशन किसने कहा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ये कोटेशन भी ध्यान रखना है, मलिनाथ ने क्या कहा वैसे भी याद रखना, किस ग्रंथकार के हिसाब से क्या कहा वैसे भी ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर है ये चीजें? जी भैया। चलो जी भैया। अभी तक हमने जो है 5 देखा है। एक तो यहाँ पे वैदर्भी रीति के संदर्भ में, फिर कनिष्ठ उंगली के संदर्भ में, अनामिका उंगली के संदर्भ में, फिर बाणभट्ट ने क्या कहा वो देखा। ठीक है, फिर सोडलाचार्य ने क्या कहा, और 5वें मलिनाथ टीकाकार ने क्या कहा कि इस संसार में 3 व्यक्ति ने जो उनके वाक्यार्थ को समझा है, कोई चौथा आदमी या फिर मलिनाथ जैसे मेरे जैसे इंसान ने भी तो सही से समझ नहीं पाए हैं अभी तक। और ये कोटेशन आप हमेशा याद रखना। और इससे मिलता जुलता एक और कोटेशन आपने पढ़ा होगा, तो बताएंगे इससे मिलता जुलता एक और कोटेशन है। ये कोटेशन को देखकर माँ कालिदास से हर गौरवम। जी भैया मुझे याद है, और ये ना मुझे पता है, मुझे पता, बोलो बोलो भैया वो कोटेशन मुझे पता है, और वो कोटेशन सर लास्ट मार्क में के बारे माघी में। संति त्रयो गुना आएगा। अरे वाह, आप लोग हाँ बिल्कुल, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दंडी बदला लेता मागे संति त्रयोगुना। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब बता दीजिए फिर ये क्या है? ये है
कालिदास मतलब यह है कि उपमा के लिए श्रेष्ठ है, भारवी अर्थगौरव के लिए, दंडी पदललित के लिए, और माघ में तीनों गुण विद्यमान है। चलो सेम चीज यहाँ पे किंतु माघ में ये तीनों गुण एक साथ मिलते हैं। यानी यहाँ पे जो है तीनों जो है अपने अपने में श्रेष्ठ है। ठीक है, उपमा कालिदास के लिए, कालिदास की उपमा जो है कालिदास जो उपमा के लिए अर्थगौरवम, भारवी जो है अर्थगौरवम के लिए प्रसिद्ध है। दंडी जो है पद लालित्य के लिए, और कहीं कहीं दंडिना पद लालित्य की जगह एक और ऑप्शन सही आता है, एक और ऑप्शन हो सकता है। वो ऑप्शन क्या है? भैया नाम याद तो था पर अब याद नहीं आ रहा। एक कवि पाठ सर में क्या मिलता बोले, है। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि दंडिना की जगह, ठीक है, पद लालित्य जो शब्द है किसी और आचार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कौन बताना चाहेंगे? ये नहीं पता मुझे। बाणभट्ट नहीं, हर्ष भैया। हाँ हर्ष। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, जब हम लोग नैशा चरितम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कोटेशन दिखाऊंगा। चलो ये चीजें ध्यान भैया हर्ष यानी श्री हर्ष या फिर हर्षवर्धन? श्रीहर्ष। हाँ ठीक है। जो है उसके बाद जो है आनंदवर्धन साहब ने भी जो है अपने ध्वन्यालोक में जो है कालिदास के विषय में वो कहते हैं कि यदि उनको मौका मिले, ठीक है, कि इस संसार में जो भी कवि उत्पन्न हुए, जो भी कवि जन्म लिए हैं, उनमें से 4-5 कवियों का नाम लिया जाए, श्रेष्ठ कवियों का नाम, ठीक है, महाकवि का नाम अगर उनको कहा जाए आनंदवर्धन को कि आप बताइए कि 4-5 ऐसे कवि, तो आपके नजर में महाकवि की उपाधि किनको आप देंगे? उनमें से जो है एक नाम कालिदास जी भी होंगे, ऐसा जो है आनंदवर्धन आचार्य कहते हैं, जिसकी संस्कृत कोटेशन नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने हिंदी में डिस्कशन किया वही चीज है, तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल, इसकी संस्कृत भी है, हिंदी भी जस्ट। और उसके बाद जो है गीत गोविंद का जयदेव साहब जो है के बारे में आप पढ़ोगे डिटेल से भी आगे। वो कहते हैं कि इस संसार में जब कोई बच्चा शिक्षण अवस्था में, यानी इस समय जो आप सभी जो है 25-26 साल की उम्र में या फिर 25 साल के आसपास हो आप सभी, इस उम्र में यानी आप शिक्षा का समय होता है, इस समय सिर्फ 2 ही ऐसी वस्तुएं हैं जो बच्चों को मनोरंजन या आनंद दे सकता है। ठीक है, एक तो रतिलीला यानी जिसको कहते हैं श्रृंगार रस से युक्त प्रेम संबंध, ठीक है, प्रणय संबंध, ठीक है, और दूसरा है कालिदास की जो लिखी गई पदावली है, लिखी गई जो रचनाएं हैं या श्लोक हैं, ठीक है, पद्य हैं, ये 2 यानी 2 ही शिक्षा के समय यानी अध्ययन अध्यापन का जो समय, इस समय जो चल रहा है बच्चों का, इस समय 2 ही जो है आनंद की वस्तुएं हैं। आनंद का मतलब मौज मस्ती करने वाली चीजें हैं, या फिर जिसको सुनकर या पढ़कर जो मनोरंजन मिल सकता है, वो 2 ही हैं, एक तो रति लीला और दूसरा कालिदास की लिखी गई रचनाओं में से कोई पंक्ति इत्यादि। इस चीज को यहाँ पे कोटेशन में प्रयोग किया गया, ऐसा जो है जयदेव साहब कहते हैं। ये कोटेशन को देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, यदि याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात। ठीक है, तो अंतिम जो है एक विशेष ये आप ऐहोल शिलालेख आपको पढ़ना भी है। ठीक है, 8 बज गए आप लोग का। ठीक है, इस ऐहोल शिलालेख में जो है कालिदास और भारवी जी का जो है यहाँ पे एक साथ नाम आता है, और ऐहोल शिलालेख पढ़ेंगे हम लोग 9th और 10th यूनिट में अभिलेख के संदर्भ में। इसमें जो है कालिदास और भारवी के संदर्भ में रवि कीर्ति साहब ने एक ऐहोल शिलालेख का निर्माण किया था, जिसमें कालिदास की कविताओं की प्रशंसा की गई थी। तो ये इसमें अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस शिलालेख में जो है कालिदास जी का वर्णन या भारवी का वर्णन किया गया, ये कोटेशन नीचे किया गया। ठीक है जी सर, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था एक बार सर। हाँ आया था। ठीक है जी, मैंने देखा। सर ये क्वेश्चन तो दोनों तरफ से आ सकता है। हाँ, कोटेशन भी दे दिया जाए या फिर ये शिलालेख में किस कवि का वर्णन है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना यहाँ पे आप पीडीएफ देख रहे हो ना, इसमें जितने भी एग्जाम में आप पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना ऑलमोस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि विशाल ने कहा भी, गेटे साहब का नाम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम को जो है सबसे ज्यादा जो है प्रशंसा करते हैं जर्मन कवि गेटे। कालिदास जो है लिखा गया जो ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, उनके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और उसी प्रकार से सर विलियम जोन्स ने जो है कालिदास को जो है शेक्सपियर के समान कहा था। ठीक है, ये कुछ कोटेशन जो कुछ पाश्चात्य विद्वान है
उनके द्वारा कालिदास जी के बारे में क्या कहा गया था, वो कोटेशन ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से लाशेन, डॉक्टर प्रोफेसर लाशेन है, उन्होंने जो है कालिदास जी के बारे में ये इंग्लिश में कहा था, उसकी हिंदी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कालिदास जी जो है संपूर्ण काव्यशाला में यानी संपूर्ण ग्रंथों में या संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जो है सबसे चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, तो इसी को जो यहाँ पे या तो इंग्लिश फॉर्म वाला भी याद रखना है, संस्कृत फॉर्म तो नहीं है यहाँ पे। कभी भी यदि किसी इंग्लिश राइटर के द्वारा या कोई पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कुछ इंग्लिश वर्ड में कुछ कहा जा रहा है कोटेशन, उसे इंग्लिश फॉर्म में भी याद कर लें। कई बार जो है इंग्लिश शब्द में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ प्रशस्तियां हैं कालिदास जी के बारे में, और इसके बाद जो हम लोग कल इसे देखेंगे। लिंक आ गया ग्रुप का आप लोग का आज के लिए, पेपर 1 का देखो एक बार। हाँ जी भैया आ गया ना। चलो इसे हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग रघुवंशम स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को। ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसे आप लोग बस एक बार देख के आ जाइएगा। ठीक है ना, आज तो ज्यादा इसमें सर आज मैंने 50 श्लोक